नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक पदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने की कवायद में जुटी बीजेपी आज पंचकूला में अहम बैठक हुई। सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री एवं विधान चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव कुमार देव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। विधानसभा के चुनाव की रूपरेखा तैयार करने के अलावा अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह भरा और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। वहीं अमित शाह ने कहा कि सभी अपने मन में से संशय निकाल दें, हम किसी के साथ जाएंगे, कोई बैसाखी पर चलेंगे। शाह ने कहा कि कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण बैठक है जो कि आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस देखिए बैठक में शामिल हुए। बीजेपी के विस्तृत कार्यकारी की बैठक है जहां अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा और इसी के साथ उन्होंने कहा कि देखिए, हमें किसी भी बैसाखी की कोई जरूरत नहीं है, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। क्योंकि देखिए, जिस तरह से बीजेपी का जोश भी हाई है और उन्होंने देखिए हरियाणा को लेकर भी बड़ी बात कही है। क्योंकि हरियाणा में देखिए आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और इसके लिए लगातार तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लग गई हैं। और इस बीच आपको बता दें कि एक बड़ी बैठक की गई जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे और जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी देखिए बैठक में शिरकत की और इसी के साथ साथ अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश भरा। उन्होंने कहा कि देखिए, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, हमें किसी भी दल की जरूरत नहीं है। कितना बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें बैसाखी की जरूरत है, तो देखिए बिल्कुल नहीं, हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है। फ्लोर टेस्ट कराइए, फ्लोर टेस्ट भी करा सकते हैं, हमारे पास पूर्ण बहुमत है और हम पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनाएंगे। और देखिए, महत्वपूर्ण बैठक की तस्वीर है आपके सामने। कार्य समिति के बाद पंडाल से बाहर आ रही है। इसका मतलब एक ही है कि नया एक कार्यकर्ताओं को उत्साह, नई ऊर्जा इस कार्य समिति की बैठक से हासिल हुई है और कार्यकर्ता एक संकल्प लेकर के यहाँ से जा रहे हैं कि जैसे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बनी है, वैसे ही हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आज इस प्रकार का मूल मंत्र यहाँ से कार्यकर्ताओं को दिया गया और इस बैठक के अंदर सभी नेताओं ने जो सरकार की उपलब्धियां वो जन जन तक पहुंचाने के लिए और जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है उसकी तैयारी हेतु कमर कसने की बात कही है। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विशेष बात एक जो कही कि भाई नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनने वाली है, इससे एक स्पष्ट संदेश उन्होंने सभी को दे दिया है कि किसी के मन में कोई गलतफहमी न रहे। वही हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि कांग्रेस कह रही है कि वे राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। इसका मतलब उनके पास सदस्यों की कमी है, जबकि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। हम कई बार कह चुके हैं कि वह राज्यपाल के सामने परेड करवा ले, राज्यपाल हमें आदेश देंगे तो हम विधानसभा का सत्र बुलाकर अपना बहुमत सिद्ध कर देंगे। इसके साथ ही देखिए, उन्होंने कहा कि जेजेपी द्वारा कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में समर्थन देने की चर्चा पर टिप्पणी करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ये जेजेपी का मामला है, वे जिसे समर्थन देना चाहे दे सकते हैं, हमारे पास देखिए पूर्ण बहुमत है। देखिए, प्रशासन की बहुत अच्छी तैयारियां हैं, चाहे फ्लड वर्क की बात है, बहुत स्पीड के साथ चल रहा है, चाहे नालों की सफाई और दूसरी अन्य काम है तो बहुत स्पीड के साथ चल रहे हैं।
और मैं समझता हूं कि मानसून के आने तक हम लगभग उसको कवर कर लेंगे। इसमें सर विपक्ष का आरोप है कि सरकार अलमतल है, इसमें मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो अभी कांग्रेस ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इसका क्या वो है? कांग्रेस ये कह रही है कि राज्यसभा का चुनाव वो नहीं लड़ेगी, तो इससे स्पष्ट है कि हम बहुमत में है, तभी तो कह रही है वो नहीं लड़ेंगे चुनाव। इसका मतलब उनके पास पूरे सदस्य नहीं है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कल हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में आ रहे हैं। उनकी तैयारियों को लेकर भी, और एक जो प्रोटोकॉल है कि जब प्रदेश कार्यकारिणी होती है तो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रदेश के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, एक छोटी टोली की एक बैठक होती है। वो बैठक आज शाम को 5 बजे है, जो पंचकमल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में होगी, जिसमें माननीय संगठन मंत्री जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी विप्लव देव जी उसमें रहने वाले हैं। वहीं रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल से ट्रॉमा सेंटर से खबर है कि जहां पर 3 करोड़ 61 लाख की लागत से एफओबी का निर्माण किया गया था। ट्रॉमा सेंटर तक मरीजों को, विशेषकर मृतकों के शवों को ट्रॉमा सेंटर में, देखिए अस्पताल में बने शवगृह तक लिफ्ट के माध्यम से लाने के उद्देश्य से बनाया गया था। और देखिए एफओबी के कारण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिक अस्पताल के पीएमओ ने बताया कि एफओबी पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 3,61,000 की लागत से बनाया गया है, लेकिन इसमें छोटी मोटी खामियों के साथ अभी तक लिफ्ट नहीं लग पा रही है, जिसकी वजह से देखिए उद्घाटन तक नहीं हो सका है। ये फुट ओवर ब्रिज है जो लगभग 3 करोड़ 61 लाख की राशि से जो बनाया जाना था, इसका जो दो पीडब्ल्यूडी की 2 डिवीजन से इसका काम देख रही हैं। जो सिविल वर्क है उसका काम लगभग पूरा हो गया। उसमें जो माइनर कमियां हैं उनके बारे में हमने संबंधित शाखा को इन्फॉर्म कर रखा है। जो लिफ्ट का काम है वो भी बकाया है, तो उसका काम अभी पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल डिवीजन की तरफ से। आपने जो लेटर लिखा, क्या उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला या कोई उनका कोई जवाब आया इस पर? जवाब इसमें सिर्फ सिविल डिवीजन का आया था। उन्होंने कहा था कि हमारा काम पूरा हो गया। देश में जीएसटी को लागू हुए 7 साल होने वाले हैं। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी देश में लागू हो गई थी। उस समय व्यापारियों को लगा था कि शायद इसके लागू होने से काफी नुकसान होगा, लेकिन अब व्यापारी वर्ग इससे काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी का लाभ व्यापारियों के साथ साथ हर वर्ग को मिला है। इंडिया का डेवलपमेंट जीएसटी के कारण ही हो रहा है और उनका कहना है कि सरकार का ये एक अच्छा कदम है। वहीं जीएसटी के विशेषज्ञों का कहना है कि जब से जीएसटी देश में लागू हुआ है तब से सरकार के पास रेवेन्यू भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे डेवलपमेंट हो रही है। तो देखिए जीएसटी जब लागू हुआ था तब कई तरह के देखिए वाद विवाद भी हुआ था। हालांकि विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये ऐसा सिस्टम है जिसे किसी ने नहीं समझा और जिसके बाद से देखिए अर्थव्यवस्था भी इससे चौपट होती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए जीएसटी का जो प्रभाव है उसका अच्छा खासा अब रिस्पांस मिल रहा है। देखिए अब बयान सामने भी आया है और कहा जा रहा है कि देखिए 7 साल अब जो है पूरे होने वाले हैं जीएसटी के, और जीएसटी से देखिए काफी जो है फायदा नजर आ रहा है। खासतौर से देखिए व्यापारी वर्ग इससे काफी खुश है, क्योंकि उनका कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद से लगातार देश का विकास हो रहा है और देश के विकास के लिए जीएसटी लागू होना बेहद जरूरी था। और देखिए 7 जुलाई को, माफ कीजिएगा 1 जुलाई को 7 साल पूरे हो जाएंगे और ऐसे में जीएसटी के लागू होने के बाद से लगातार कई जो है दाव वाद प्रतिवाद भी सामने आए थे। विपक्ष ये कह रहा था कि देखिए जो जीएसटी लागू की गई है वो उससे जो है देश का विकास नहीं होगा, लेकिन इस समय देखिए जीएसटी को ही लेकर व्यापारी लगातार खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जीएसटी लागू हो जाने के बाद से व्यापार करना भी आसान हुआ और व्यापार में देखिए लगातार वृद्धि हुई। न सिर्फ व्यापार बल्कि भारत लगातार विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और सिर्फ जीएसटी के कारण। यानी कि जीएसटी से देखिए व्यापारी वर्ग काफी खुश है और उनका कहना है कि न सिर्फ इससे व्यापार में फायदा हो रहा है बल्कि इंडिया जीएसटी के जरिए ही एक डेवलपमेंट इंडिया बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। यानी कुल मिलाकर ये कहना है कि जो जीएसटी है उससे फायदा ही फायदा हुआ है, क्योंकि देखिए विपक्ष लगातार ये चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि अब व्यापारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इससे लाभ हुआ है।
मैं विनय कुमार अग्रवाल, एमफी सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर। सर, मैं अभी पर्सनल बात तो अपनी बाद में करूंगा। बाकी बेनिफिट जीएसटी का पूरे इंडिया को मिला है, हर व्यापारी वर्ग को मिला है। इंडिया हमारा डेवलप ही जीएसटी करके हुआ है। जितना पैसा पहले स्टेट गवर्नमेंट पे जाता था, फिर सेंटर पे जाता था, अब डायरेक्ट पैसा स्टेट और सेंटर पे जाता है। वो स्टेट गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट पे पैसा जाने से डेवलपमेंट उसमें बहुत ज्यादा होती है। हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, इतने सरकार ने एम्स बनाए हैं, कितने लोगों को फैसिलिटीज मिल रही है, ये ड्यू टू जीएसटी में। जीएसटी एक बहुत सरल कानून सरकार ने बनाया है, जिसको बड़ी सरलता से हम लोग अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। मैं सुभाष गोयल सीए। जैसे कि आपने बताया, जीएसटी के 1 जुलाई को 7 साल हो जाएंगे और जब से जीएसटी इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ है, सरकार के पास रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए इंडिया में डेवलपमेंट वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है। जीएसटी कलेक्शन डे बाई डे, हर महीने आप भी पढ़ते होंगे, हर महीने बढ़ रही है और यही पैसा हम सब लोगों के लिए गवर्नमेंट खर्च कर रही है। जीएसटी में आपको तो टैक्स डबल नहीं देना पड़ता, सिंगल टैक्स लगता है, वन नेशन वन टैक्स है। और इसमें ट्रेडर्स को बड़ा फायदा हो गया कि जितने अक्रॉस द रोड जो बॉर्डर होते थे, बैरियर होते थे, वो सारे खत्म हो गया। वहीं प्री मानसून की बरसातों ने प्रशासन के दाव की पोल खोलकर रख दी है। ताजी तस्वीर रेवाड़ी शहर के मुख्य चौराहों और सड़कों की है, जो महज 3 घंटे की बारिश से जलमग्न नजर आ रही है। इतना ही नहीं, शहर के सबसे महंगी मार्केट कहलाए जाने वाले ब्रास मार्केट के हालात भी कुछ ऐसे ही नहीं है। यहाँ पर तो देखिए पानी इस कदर भरी है कि देखिए तालाब जैसा नजारा बन गया है। हालात ये है कि जब बारिश अब इस मौसम में तो होनी होनी है, जब पता है प्रशासन को बारिश होगी तो पहले से इंतजाम किए हैं। कोचिंग के बच्चे परेशान है, कस्टमर नहीं आ रहे। हमें भी अगर आते हैं तो जूते चप्पल पहन के आते हैं तो उसमें भी पानी घुस जाता है। हम इतने परेशान होती है। 2018 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने डीसी भी आ चुके, सब आ चुके, लेकिन कभी भी इसका समस्या का कोई हल नहीं। कितनी देर बारिश हुई है? मात्र 3 घंटे की बारिश हुई, उसी में ये हाल है। मैं कोचिंग लेने आती हूँ। मैं रोज आती हूँ यहाँ पे, तो ये साफ सुथरा होता है, मतलब कि इसमें है गड्ढे, इसको ठीक करवाना चाहिए और अभी इतना ड्रेनेज सिस्टम इनका सही करना चाहिए। ऐसा इतना पानी वगैरह एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अभी बारिश 2 घंटे ही आई रात को। 2 घंटे में देखो आप, इतना हाल है। अगर थोड़ी देर और होती तो रेवाड़ी डूब जाता है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि अभी बारिश होनी है, प्री मानसून है, तो क्या कहना चाहते हैं? सर, एक्चुअली बात ये है कि हमारे सारे मार्केट कमेटी के जो सदस्य हैं या प्रधान जी हैं, मतलब मार्केट में जितने भी जिनकी भी शॉप्स हैं, उन सब ने अपने अपने लेवल पे सब संगठित होकर के पूरा प्रयास किया है कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे। माननीय अरविंद यादव जी भी आए थे, उन्होंने भी कुछ सफाई का कुछ काम करवाया था, इसके लिए हम उनके धन्यवाद ये पात्र हैं। लेकिन जो मेन समस्या है कि आप 10 मिनट बारिश तो छोड़िए, आप 5 मिनट की बारिश में ये स्विमिंग पूल जैसे हालात है यहाँ के। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार इतने तमाम दावे करती है। देखिए, बातों से काम नहीं चलता है। सरकार में अगर आप यहाँ रेवाड़ी से विधानसभा का चुनाव हार रहे हैं, वही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल कुरुक्षेत्र के शाहबाद कस्बा पहुंचे, जहां प्रदीप नरवाल के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर प्रदीप नरवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शाहबाद में उनके बहुत से युवा साथी हैं जिन्होंने इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। वहीं प्रदीप नरवाल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि लगातार बीजेपी का वोट प्रतिशत घटता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का वोट प्रतिशत घटा है और कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, जिससे साफ जाहिर हो गया है कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। देखिए, हमारे भाई हैं बहुत सारे, हमारे साथी, सब लोगों की रिक्वेस्ट इस बार थी मुझे कि आप यहाँ पे आओ, जन्मदिन अपनों के साथ बिताओ। हर बार आप दिल्ली रह जाते हो, तो इस बार हम अपनों के बीच में आए हैं। हमारे सब साथियों ने जन्मदिन पे आज यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, तो उसी हम लोग पहुंचे हैं भाइयों के बीच में, साथियों के साथ, कि मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया।
इस उम्र में पार्टी में राष्ट्रीय सचिव बनाया, प्रियंका जी, राहुल जी हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया। तो मैं जो पार्टी का आदेश होता है उसके हिसाब से काम, जो पार्टी का आदेश होगा वो करेंगे। जहां तक चुनाव का सवाल है, चुनाव अभी समय है, चुनाव समय आने पर देखेंगे, लेकिन जो भी पार्टी का मुझे आज तक आदेश हुआ मैं उसके हिसाब से चला हूं और जनता का मुझे आशीर्वाद मिलता रहा है, मिलता रहेगा। मजबूती से लड़ेंगे, शाहबाद की जनता, हरियाणा की जनता, कुरुक्षेत्र की जनता सबके लिए लड़ेंगे पूरी ताकत से। अंबाला में नाबार्ड की तरफ से 3 दिवसीय तरंग मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में आपको बता दें, नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक निवेदिता तिवारी ने शिरकत की और इस तरंग मेले का उद्घाटन किया गया। इस समारोह में नाबार्ड महाप्रबंधक माया देवी भी उपस्थित रहीं। वहीं मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस तरंग मेले का उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों और उनकी तरफ से बनाए जा रहे उत्पादों को बढ़ावा देते हुए उन्हें सशक्त और समृद्धि की ओर लेकर जाना है। इस मेले में देखिए 6 प्रदेशों के 40 स्टॉल्स लगाए गए हैं। मेले में पंजाब से आई बुजुर्ग महिला ने भी अपना स्टॉल लगाया और उन्होंने अपने स्टॉल में सभी ऑर्गेनिक उत्पाद लगाए। नाबार्ड देखिए शुरू से ग्रामीण और कृषि विकास से जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में कुछ सालों से हम एफपीओज की स्थापना कर रहे हैं। इन एफपीओज को उनके व्यवसाय में एक प्लेटफॉर्म मार्केटिंग के लिए दिया जाए, इसीलिए आज तरंग मेला का आयोजन किया गया है। ये 3 दिवसीय मेला है जो अंबाला में हमने ऑर्गेनाइज किया है। एसएफएसी और ओएनडीसी के साथ नाबार्ड मिलकर एक कलेक्टिव वे में ये प्लेटफॉर्म, हम अपने एफपीओज को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ की वो अपने जो भी उत्पाद हैं उसको लाकर यहाँ पर एग्जिबिट करें, आप लोगों को मार्केट करें उस प्रोडक्ट को, और ये एक फीडबैक उनसे लेकर जाएं कि कौन सी उनके उत्पाद किस तरह से उनको बेहतर किया जा सकता है। लोगों बहुत रिस्पॉन्स आ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ट्रेनिंग ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਤਾਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ट्रेनिंग तो ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਦੇਤੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ट्रेनिंग ਲੈ ਕੇ सर्टिफिकेट भी साढ़े को देंगे आ। बैंक जो है किसानों को खाद बीज से लेकर के हर तरह के लोन के लिए ऋण दे रही है ना। चाहे अभी सरकार ने किसानों की आमदनी डबल करने के लिए मत्स्य पालन को भी इसमें जोड़ा, इसके अलावा डेयरी को भी जोड़ा। डेयरी के बाद फिर अभी हम लोगों ने किसानों को एग्री एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए अलग अलग इम्प्लीमेंट्स जो होते हैं उनको सब्सिडाइज रूप से सरकार बेच तो रही है और उसके लिए ऋण, इवन ड्रोन तक की ऋण बैंक मुहैया करा रही है। वहीं गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद थे। बदमाशों ने मार्केट में युवक पर करीब 1 दर्जन गोलियां बरसाई। देखिए पूरा मामला आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम का है जहां पर ये मामला सामने आया है। एक युवक पर करीब 1 दर्जन गोलियां बरसाई गई। गुरुग्राम के उल्लास गांव का मामला है जहां युवक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गुरुग्राम पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और पुलिस ने 2 टीमों का गठन कर दिया है। तो जूस वाले की दुकान पे खड़ा हुआ तो जूस पीती, वही जब वहां से चल दिया ये गाड़ी लेके, तो 2 बाइक पे बंदे आए थे जी, जोमेटो बता रहे, जैसे बता रहे वहां लोग बाग बता रहे थे। उन्होंने जड मारी पहले गाड़ी में, फिर तावा तोड़ गोली मारी है जी। कौन सी पहचान नहीं जी, कोई, वो तो सरकार देखो जी क्या करते हैं, सख्त कार्रवाई। प्रयास करा था रोकने किसी ने? नहीं जी, ये तो कुछ भी नहीं, कैमरे लग रहे जी वहाँ पे, सरकार चाहे तो उनको खुद पकड़ के दिखा सकती है जी। सख्त कार्रवाई करवानी चाहते हैं जी हम तो। ये गांव का लड़का था, अनुज नाम है इसका, ये बाउंसर की ड्यूटी करता था और अब शाम को ये जिम से आया था और जूस की उस पे जूस पीने के लिए रुका है जूस की दुकान पे। वहाँ पीछे से 2 अज्ञात व्यक्ति आए, बाइक पे थे, जोमेटो की बाइक,
और जोमेटो की ड्रेस लगा रखी थी। वहां पे आके उन्होंने पीछे से गाड़ी में हिट किया और जैसे गाड़ी से निकला तो इसको गोली मार। ये जूस पीने गया था, जूस की दुकान पे था, जिम करके आया था। करते क्या है ये बाउंसर की जॉब करते हैं। कहाँ पे करते हैं? ये गुड़गांव में ही करते हैं, वहीं सेक्टर 63 में। क्या वजह निकल आई अभी, क्या लगता है? अभी कुछ नहीं पता। कोई दुश्मनी इनकी किसी से? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। देखिए, साइबर सिटी का ये मामला सामने आया है जिसमें बेखौफ बदमाश हैं और युवक पर देखिए ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मामले की हालांकि जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन ये साइबर अपराध का मामला जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, साइबर सिटी में बेखौफ बदमाश हो गए हैं और देखिए जो बदमाशों ने है अपने मंसूबों को जो है अंजाम दिया है, जिस पर उन्होंने एक युवक पर ताबड़तोड़ कई राउंड में गोलियां चला दी और हालांकि जैसे ही इस बात की सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंचकर देखिए हर तरीके से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश में बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के करीबी पर जानलेवा हमला किया गया है। रवि भगत पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया और चाकू से गला रेतने की कोशिश भी की गई है। घायल रवि की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, वहीं जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल देखिए पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और वही अगली खबर सोनीपत की कुंडली से है, जहां पर बैंक से नकदी लेने आई कैश वैन के गार्ड को गोली मारकर करीब 38 लाख रुपए दो बदमाश लूटकर मौके से फरार हो गए। वहीं गोली लगने से देखिए घायल हुए बैंक के गार्ड मानेश्वर को नरेला के राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लूट की वारदात से संबंधित मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर जो है बैंक कर्मचारी रोहित वर्मा ने बताया कि बैंक के गार्ड ने काफी बहादुरी दिखाई। उन्होंने एक बदमाश को जो है गोली भी चलाई है, लेकिन फिर भी वे नकदी से भरा हुआ बॉक्स लेकर भाग गए। दोनों बदमाशों ने अपने चेहरे पर गमछा लपेटा हुआ था। जो ये पानीपत को रोड जाता है, कुंडली पड़ती है बीच में, पेट्रोल पंप है इंडियन का, उसके पीछे जस्ट बिल्कुल HDFC की ब्रांच है। हम रोज केस लेने जाते हैं, कभी कभी डिले भी हो जाता है, नहीं हो पाता केस। तो आज केस उठाने गए थे, बक्सा लिया अंदर। पहले जैसे बक्सा लेके आए बाहर, अपना गाड़ी का लॉक खोला, गेट खोला, वैसे ही फायरिंग चालू हो गई। एक हमारे गनमैन को पहली गोली हमारे पेट में लगी, हमारे गनमैन को, और दूसरे गनमैन ने उन्होंने मारी हमारे गन, तो उनके पीठ पे लगी आके। बक्सा फिर भी उसके गाड़ी के ऊपर रखा हुआ है। वैन थी जो कैश लेने के लिए आती है इनकी मेन ब्रांच की, उसमें वो बॉक्स रख ले कैश का। जो दो बाइक सवार थे, उन्होंने लूट को वारदात को अंजाम दिया। जांच है, कंप्लेन आने के बाद। हाँ, एक गनमैन को भी लगी है जो कैश पे था ना, गनमैन। उसका नाम है मनेश्वर नाम, ये यूपी का रहने वाला है। देखो जी, कैश वैस का तो मेरे को पता नहीं। यहाँ मैं तेल डाल रहा था, 2-3 फायरिंग हुई थी, और फिर वो बाइक लेके यहाँ से सीधे निकल गए थे, 2 जने थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।